हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटलर्जी का एक की टॉपिक समझने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये आखिर बनता कैसे है? जमीन से निकले एक पत्थर से लेकर आपके हाथ में आने तक का इसका सफर कैसा होता है, आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा, आप टॉपिक शुरू करने से पहले एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। एग्जाम्स के लिए ये इतनी लंबी सीरीज याद कैसे रखी जाए? बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आगे के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। बिल्कुल, और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हम इस सीरीज को याद करने के लिए एक छोटा सा मजेदार सा गाना सीखेंगे। एक बार आपने इसे सीख लिया तो आप एग्जाम्स में इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए। सीरीज को याद रखने का निमोनिक है, केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, सुनो पब्लिक, कॉपर होगा आगे, और चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, सुनो पब्लिक, कॉपर होगा आगे, और यहाँ के से पोटाशियम, Na से सोडियम, Li से लिथियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, फिर जेन से जिंक, फरारी से आयरन यानी Fe, सुनो से टिन यानी Sn, पब्लिक से लीड यानी Pb, और आखिर में कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। सिंपल है ना? ग्रेट। अब जब रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर है, हम अपने मेन टॉपिक यानी प्योर एल्यूमिनियम तक के सफर पर निकल सकते हैं। हम इसे 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम एल्यूमिनियम और उसके ओर को जानेंगे, फिर पहला स्टेप ओर की सफाई कैसे होती है, उसके बाद फाइनल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोलिसिस, और आखिर में इस सब के पीछे जो जरूरी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट एल्यूमिनियम को थोड़ा जान लेते हैं। किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, तो एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। इसका एटॉमिक नंबर है 13। इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283, यानी इसके सबसे बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसकी केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसका मास नंबर है 27। बिल्कुल, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, एल्यूमिनियम हमारी धरती अर्थ्स क्रस्ट में तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। लेकिन ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। इसे इसके चीफ ओर, जिसका नाम है बॉक्साइट, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला है Al2O3.NH2O। यही हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। तो हमारे पास बॉक्साइट तो आ गया, लेकिन जो ओर जमीन से खोद कर निकाला जाता है वो बिल्कुल साफ नहीं होता। उसमें मिट्टी, रेत जैसी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम है इस ओर को साफ करना, और इस प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस। इस सफाई के प्रोसेस का टेक्निकल नाम है concentration of the ore. Let's understand its definition. The concentration of ore is the process of removing impurities, also known as gangue, from the ore. आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि हम ओर में से काम की चीज को अलग कर रहे हैं और कचरा यानी गैंग को हटा रहे हैं। बस इतना ही। अब इस बेयर्स प्रोसेस को आसानी से याद रखने के लिए हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला स्टेप है लीचिंग, मतलब ओर को एक केमिकल में डिसॉल्व करना। दूसरा है फिल्ट्रेशन, यानी जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हुई हैं उनको छानकर अलग करना। तीसरा प्रेसिपिटेशन, इसमें हम प्योर कंपाउंड को सॉल्यूशन से वापस सॉलिड फॉर्म में लाते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप है कैल्सिनेशन, जिसमें हम हीट करके फाइनल प्योर ऑक्साइड हासिल करते हैं। तो चलिए पहले स्टेप यानी लीचिंग को डिटेल में देखते हैं। हम बॉक्साइट ओर का पाउडर लेते हैं और उसे कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं। इस मिक्सचर को फिर हाई प्रेशर पर लगभग 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस रिएक्शन से एक नया कंपाउंड बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट या NaAlO2, जो पानी में घुल जाता है यानी वाटर सॉल्युबल होता है। अब एक सवाल उठता है कि ये रिएक्शन आखिर हुआ क्यों? इसका जवाब एल्यूमिना यानी Al2O3 के एक स्पेशल नेचर में छुपा है। एल्यूमिना एम्फोटेरिक होता है। इसका मतलब इसका ड्यूअल नेचर है। ये जरूरत पड़ने पर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी।
यहाँ क्योंकि हमने इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्ट करवाया, एल्यूमिना ने एसिड की तरह बिहेव किया और सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनाया। बिल्कुल। अब स्टेप 2 में फिल्ट्रेशन के जरिए वो इम्प्योरिटीज जो NaOH में डिसॉल्व नहीं हुई, जैसे आयरन ऑक्साइड, उनको फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। अब हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट का एक साफ सोल्यूशन बचता है। ये हमें तीसरे स्टेप प्रेसिपिटेशन पर ले आता है। हम इस सोल्यूशन को ठंडा करते हैं और पानी से डाइल्यूट करते हैं। ऐसा करने से रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और प्योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 एक सॉलिड के रूप में नीचे बैठ जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी स्टेप पर, जिसका नाम है कैल्सिनेशन। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट हमें मिला, उसे पहले फिल्टर किया जाता है, धोया जाता है और सुखाया जाता है। फिर उसे एक भट्टी में 1000 डिग्री सेल्सियस तक तेज गर्म करते हैं। इस ज़बरदस्त गर्मी से सारा पानी निकल जाता है और हमें मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्योर एल्यूमिना Al2O3। तो देखा आपने कैसे हमने इम्प्योर बॉक्साइट ओर को प्योर एल्यूमिना में बदल दिया। अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम इस सफ़र के सबसे एक्साइटिंग हिस्से में हैं। हमारे पास प्योर एल्यूमिना Al2O3 तो है, लेकिन हमें चाहिए प्योर एल्यूमिनियम Al। तो इस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर प्योर मेटल हासिल करने के प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्योर एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्यूमिना में 2 और सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लूअरस्पार। ये एडिटिव्स इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम करके लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं, जिससे ये प्रोसेस काफ़ी आसान और सस्ता हो जाता है। चलिए अब इस प्रोसेस का सेटअप समझते हैं। हम एक बड़ा सा स्टील का टैंक इस्तेमाल करते हैं। इस टैंक के अंदर ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है, जिसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ये बनता है हमारा कैथोड। ऊपर से हम ग्रेफाइट की मोटी रॉड्स लटकाते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। ये हैं हमारे एनोड्स। फिर टैंक को एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार के पिघले हुए मिक्सचर से भर दिया जाता है। ये मिक्सचर हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही हम इस मिक्सचर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाता है। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हमारे पिघले हुए मिक्सचर में जो पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयंस हैं, यानी Al3+ हैं, जिन्हें कैटायंस कहते हैं, वो नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो नेगेटिव ऑक्सीजन आयंस हैं, यानी O2- हैं, जिन्हें एनायंस कहते हैं, वो पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चलिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक एल्यूमिनियम आयन पर +3 चार्ज होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन से 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। उसे वापस एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम बनाने के लिए हमें उसे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स वापस देने होंगे जो उसने खो दिए थे। और कैथोड पर आकर बिल्कुल यही होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड पर असल में हो क्या रहा है। ये इस पूरे प्रोसेस का दिल है। लेट्स लुक एट द की रिएक्शंस। सबसे पहले कैथोड पर क्या होता है? एल्यूमिनियम आयंस कैथोड तक जाते हैं और वहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जैसे ही उन्हें वो 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। हाँ, और इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, रेड कैट। रिडक्शन हैपेंस एट द कैथोड। इसी दौरान एनोड पर ऑक्साइड आयंस पहुंचते हैं। वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमें कैथोड पर पिघला हुआ एल्यूमिनियम मिलता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस के बबल्स निकलते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इस प्रोसेस में जो ग्राफाइट एनोड्स हम यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। उन्हें टाइम टू टाइम बदलना क्यों पड़ता है? सोचिए इसके बारे में। इसका कारण बहुत सिंपल है। ये पूरा प्रोसेस लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। इतने हाई टेम्परेचर पर एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस बन रही है, वो बहुत रिएक्टिव होती है। वो ग्राफाइट एनोड के साथ ही रिएक्ट कर जाती है, जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है। आसान शब्दों में, ऑक्सीजन एनोड को ही जला देती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इस वजह से एनोड धीरे धीरे खत्म होता जाता है और उसे टाइम पर बदलना ज़रूरी हो जाता है। तो ये था पूरा सफ़र। हमने ज़मीन से निकले एक पत्थर बॉक्साइट से शुरू किया और पूरे इस्तेमाल करने लायक एल्यूमिनियम मेटल तक का पूरा प्रोसेस समझा। हमने पहले ओर को बेयर्स प्रोसेस से साफ किया और फिर इलेक्ट्रोलिसिस से फाइनल मेटल को एक्सट्रैक्ट किया।
अब जब आपने ये पूरी कहानी देख ली है तो इस बारे में सोचिए, आपके हिसाब से इस पूरे सफर का सबसे जरूरी, सबसे क्रूशल स्टेप कौन सा था। इसके साथ ही हम आज का टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं। इस टॉपिक को बुक से जरूर रिवाइज कीजिए और आगे आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेटलर्जी। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि कुछ मेटल्स जैसे लोहा उस पर जंग लग जाता है, पर सोना, गोल्ड वो सालों साल वैसा का वैसा ही रहता है, हमेशा चमकता रहता है? या फिर एक सिंपल सी लोहे की कील, एक आयरन नेल, एक केमिकल सोल्यूशन का पूरा रंग ही बदल सकती है, लेकिन वही काम एक कॉपर का वायर नहीं कर पाता? ऐसा क्यों होता है? इन सभी क्यों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। आज हम डिटेल में समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के कुछ केमिकल सीक्रेट्स भी अनकवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस केमिकल पजल को समझने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में हमने एक ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर का सोल्यूशन लिया है। ये है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसके अंदर हमने एक आम सी लोहे की कील, एन आयरन नेल, डाल दी। अब आते हैं दूसरी टेस्ट ट्यूब पर। इसमें है एक हल्का सा पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन, आयरन सल्फेट, और इसमें हमने डाला है एक छोटा सा कॉपर का तार। अब हम दोनों को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जब हम वापस आकर देखते हैं तो पहली टेस्ट ट्यूब में एक चमत्कार हो चुका है। जो नीला सोल्यूशन था वो अब अजीब से हल्के हरे रंग का हो गया है, और जो लोहे की कील थी उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ गई है। मतलब यहाँ एक रिएक्शन हुआ है। पर दूसरी टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नो चेंज। कॉपर का वायर वैसा का वैसा, सोल्यूशन का रंग भी सेम। तो सवाल यही है, ऐसा क्यों? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस केमिकल पजल? इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी। सो लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट। रिएक्टिविटी इज द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। नॉट ऑल मेटल्स हैव द सेम रिएक्टिविटी। बिल्कुल ठीक। इसको आसान शब्दों में समझो। हर मेटल का ना अपना एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है। कुछ मेटल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे क्लास का वो हाइपर एक्टिव बच्चा जो हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ये हैं पोटेशियम और सोडियम। और कुछ मेटल्स बहुत शांत, आलसी होते हैं, जैसे क्लास का वो कूल स्टूडेंट जो कोने में बैठा रहता है, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं। ये है गोल्ड यानी सोना। तो मेटल की यही पर्सनैलिटी, यही केमिकल रिएक्शन करने की आदत उसकी रिएक्टिविटी कहलाती है। तो इस रिएक्टिविटी का हमारे एक्सपेरिमेंट से क्या कनेक्शन है? यहाँ एक सिंपल सा रूल काम करता है, अ रूल ऑफ पावर। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन किक आउट अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इट्स अ केमिकल पावर प्ले। जो ज्यादा ताकतवर मेटल है, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम ताकतवर मेटल को उसके घर से यानी उसके सॉल्ट सोल्यूशन से धक्का देकर बाहर निकाल देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। जैसे पहली टेस्ट ट्यूब में हुआ, आयरन ने कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से किक आउट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जैक्टली। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा ताकतवर है और कौन सा कम? हाउ डू वी नो विच मेटल इज मोर रिएक्टिव? द की टू अंडरस्टैंडिंग दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हाँ, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक तरह का केमिकल फाइट क्लब बनाया। उन्होंने अलग अलग मेटल्स को एक दूसरे के सामने रखा, उनके सॉल्ट सॉल्यूशंस में डालकर देखा, ये चेक करने के लिए कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको किक आउट कर सकता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक क्लियर रैंकिंग सामने आई। उन्होंने सभी मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ताकतवर से सबसे कमजोर तक, एक लिस्ट में अरेंज कर दिया। इसी रैंकिंग लिस्ट को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे नाम हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे रखें। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे ये पूरी सीरीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। ये एक न्यूमोनिक है, अ मेमोरी ट्रिक। आर यू रेडी टू लर्न दिस ट्रिक? चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए और मेरे साथ मन में रिपीट कीजिए। एक लड़की है, केना ली। तो पहला पार्ट है केना ली ने। कहो मेरे साथ, केना ली ने। यहाँ के है पोटासियम के लिए, ना है सोडियम, और ली है लिथियम। अब केना ली ने क्या किया? कार मांगी आल्टो जेन। रिपीट करो, कार मांगी आल्टो जेन। कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम, आल्टो से एल्यूमिनियम और जेन से जिंक। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने और भी मांगा फरारी टिन की। ये फरारी ऐसी वैसी नहीं, टिन की बनी है। तो फरारी से आयरन जिसका सिंबल Fe है और टिन की से टिन।
अब इतना सब मांगने के बाद उसको क्या मिला? अगला पार्ट है फिर भी क्यों मिली? बोलो, फिर भी क्यों मिली? यहाँ फिर भी से लेड Pb और क्यू से कॉपर Cu और आखिर में उसको मिली सिल्वर ऑडी। सिल्वर से सिल्वर Ag और ऑडी से गोल्ड ऑरियम, जिसका लैटिन नाम ऑरियम है। तो पूरी कहानी क्या हुई? केना ली ने कार मांगी आल्टो जेन फरारी टिन की, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? सिंपल। So, with this amazing mnemonic, we get our reactivity series. At the very top, we have the most reactive metals like potassium, sodium, and calcium. As we move down the series, the reactivity decreases. बीच में आते हैं moderately reactive metals जैसे magnesium, aluminum, zinc, and iron. और बिल्कुल नीचे, at the bottom, we find the least reactive metals such as copper, silver, and gold. Gold सबसे नीचे है, मतलब वो सबसे कम reactive है। एक बोनस टिप याद रखो, ये एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। जो मेटल्स लिस्ट में सबसे ऊपर हैं वो केमिकल वर्ल्ड के सोशल बटरफ्लाइज हैं, सबसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन, एसिड, वाटर, सबसे। जो बीच वाले हैं वो थोड़े पिकी हैं और जो नीचे वाले हैं वो अल्टीमेट इंट्रोवर्ट्स हैं, आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करते। ओके, तो अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है, हमें केना ली की कहानी भी याद हो गई है। तो चलिए अपने ओरिजिनल मिस्ट्री पर वापस चलते हैं। हमारा सवाल, आयरन ने कॉपर सल्फेट में रिएक्ट किया, पर कॉपर ने आयरन सल्फेट में नहीं। सोचो, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं? आई थिंक वी डेफिनेटली कैन। चलो पहला केस देखते हैं। आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अपनी सीरीज को याद करो। कहाँ था आयरन? केना ली ने कार मांगी आल्टो जेन फरारी, हाँ फरारी यानी आयरन Fe। और कॉपर कहाँ था? फिर भी क्यों मिली? क्यों यानी कॉपर Cu। तो सीरीज में कौन ऊपर है? बिल्कुल सही, आयरन। इसका मतलब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। और हमारा रूल क्या कहता है? द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो ताकतवर आयरन बेचारे कॉपर को उसके सोल्यूशन से किक आउट कर देगा और रिएक्शन होगा Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। मिस्ट्री सॉल्व्ड, पार्ट 1। Now let's look at the second case, the copper wire in iron sulfate solution. हम सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉपर इज बिलो आयरन। इसका मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर जो कम ताकतवर है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये ऐसा है जैसे एक लाइट वेट बॉक्सर एक हैवी वेट चैंपियन को चैलेंज कर रहा हो। क्या होगा? नो कॉन्टेस्ट, नो रिएक्शन। इसलिए Cu प्लस FSO4 का रिजल्ट है नो रिएक्शन। The copper wire just sits there. And with that, the second part of our mystery is also solved. बहुत बढ़िया। तो हमने मेटल्स की पावर स्ट्रगल को देख लिया, लेकिन पीरियोडिक टेबल के दूसरी तरफ का क्या, यानी नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स केमिकल वर्ल्ड के दानवीर यानी गिवर्स हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहते हैं, तो नॉन मेटल्स उसी केमिकल वर्ल्ड के टेकर्स हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं जिन्हें हम एनायंस कहते हैं। ये गिवर और टेकर का कॉन्सेप्ट ही इनकी पूरी केमिस्ट्री डिसाइड करता है। But why do they do this? Why do metals want to lose electrons and non-metals want to gain them? The answer is stability. The driving force for all these reactions is the desire to achieve the stable electron configuration of a noble gas. बिल्कुल, इसको ऐसे समझो। पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, वो सेलिब्रिटीज हैं। एकदम स्टेबल, शांत, कंटेंट। हर एटम उनके जैसा बनना चाहता है। अब सोडियम को देखो, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो उसे अनस्टेबल बना रहा है, तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना चाहता है ताकि वो नियॉन जैसा स्टेबल हो जाए। और क्लोरीन, उसे स्टेबल होने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहता है ताकि वो आर्गॉन जैसा बन जाए। ये सारा खेल, ये सारी केमिस्ट्री उसी परफेक्ट स्टेबल स्टेट को पाने के लिए है। तो चलिए नॉन मेटल्स के कुछ कॉमन बिहेवियर्स देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सोचो, जब हम कोयला जलाते हैं, कोयला यानी कोल क्या है? मोस्टली कार्बन, जो एक नॉन मेटल है। जब ये जलता है तो हवा की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये एक बहुत ही कॉमन रोजमर्रा का रिएक्शन है। C plus O2 gives CO2. Generally, the oxides of non-metals are acidic in nature. जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी बनी वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। So what is an acidic oxide? An acidic oxide is an oxide that forms an acid when it reacts with water. A key sign to identify them is that it turns moist blue litmus paper red. हाँ, और ये हमें कैसे पता चलता है? एक सिंपल सा टेस्ट है।
अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास एक गीला यानी मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो वो पेपर शर्माकर लाल हो जाएगा। दैट्स द टेल टेल साइन ऑफ एन एसिड। ये एक नीट लिटिल केमिस्ट्री ट्रिक है। सल्फर जैसे दूसरे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स भी एसिडिक ही होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि नॉन मेटल्स पानी या एसिड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पर जनरल रूल तो बहुत सिंपल है। ज्यादातर नॉन मेटल्स पानी या डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते, दे आर अनरिएक्टिव। लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा एक एक्सेप्शन होता है ना? एक ऐसी फैमिली है नॉन मेटल्स की जो रूल्स तोड़ना पसंद करती है, वो है हैलोजन फैमिली। बाय द वे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो इस लेक्चर को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। दैट्स राइट, द हैलोजेंस आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल। हैलोजेंस जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। दे आर रिएक्टिव इनफ टू रिएक्ट विद वाटर एंड सम एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन गैस जब पानी से रिएक्ट करती है तो वो 2 एसिड्स बनाती है। इससे पता चलता है कि ज्यादातर नॉन मेटल्स शांत रहते हैं, पर हैलोजेंस जैसे स्पेशल ग्रुप्स रिएक्टिविटी दिखाते हैं। तो आज हमने देखा कि केमिस्ट्री में सब कुछ एक डांस की तरह है, एन इनविजिबल डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का पूरा बिहेवियर इसी लेन देन पर डिपेंड करता है। द रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि इस कंपटीशन में कौन जीतेगा। फ्रॉम द रस्टिंग ऑफ अ नेल टू द वे वी ब्रीथ, ये सब स्टेबिलिटी पाने के लिए एक अदृश्य जंग है, एन इनविजिबल वॉर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। The next time you see a chemical reaction, remember the tiny power plays happening at the atomic level. तो सोचिए, if all of chemistry is just a competition for electrons, what other invisible chemical battles are shaping your world right now? I hope सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप अगला लेक्चर मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, सर्वाध्य कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम क्लास 10th साइंस 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मेटलर्जी। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक छोटे से एटम से, और देखेंगे कि कैसे जमीन से निकले पत्थरों से हमारे रोजमर्रा के काम आने वाले प्योर मेटल्स तक का सफर तय होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का फाउंडेशन समझेंगे, द आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद हम देखेंगे कि इस बॉन्ड की वजह से कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज यानी उनकी खूबियां कैसी होती हैं। फिर हम एक्चुअल टॉपिक में एंटर करेंगे, द वर्ल्ड ऑफ मेटलर्जी, यानी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की साइंस। और आखिर में हम ओर को साफ करने के यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे। रेडी हैं सब? चलिए, हमारा पहला टॉपिक है द आयोनिक बॉन्ड। बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये एक तरह की अट्रैक्शन स्टोरी है। इसी कॉन्सेप्ट पर आगे का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो चलो देखते हैं ये बॉन्ड आखिर है क्या। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो जरा, हम सबके घर में नमक होता है, टेबल सॉल्ट, और हम आगे पढ़ेंगे कि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स से बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर नमक के कंटेनर को हाथ लगाने से हमें करंट क्यों नहीं लगता? उसके तो चार्ज है, फिर भी वो न्यूट्रल क्यों है? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। So, the textbook definition is, an ionic compound is a compound formed through a strong electrostatic force of attraction between positively charged ions, cations, and negatively charged ions, anions. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच का खिंचाव, अ पुल। जैसे मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर वो दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो ये बनता कैसे है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनो। स्टेप 1, एक मेटल एटम जो कि जनरली इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, वो अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दे देता है। अब जब नेगेटिव चार्ज चला गया तो वो खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। स्टेप 2, एक नॉन मेटल एटम जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो उस दिए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ले लेता है। अब जब उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। और स्टेप 3, जैसे हम जानते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को बहुत जोर से अट्रैक्ट करते हैं और एक मजबूत पावरफुल आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। अब इन दोनों आयंस को ठीक से समझ लो। जो पॉजिटिव आयन है उसे हम कहते हैं कैटायन। कैटायन में T है जो प्लस साइन जैसा दिखता है। इससे याद रखना, ये मेटल्स से बनते हैं और इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये अपने ओरिजिनल एटम से साइज में थोड़े छोटे हो जाते हैं। और जो नेगेटिव आयन है उसे हम कहते हैं एनायन। ये नॉन मेटल से बनते हैं
और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अपने ओरिजिनल एटम से साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं। यही छोटे और बड़े आयन्स मिलकर एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि आयोनिक बॉन्ड एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है, लेकिन इस मजबूती का, इस स्ट्रेंथ का असर क्या होता है? इससे बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? चलिए अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इस पावरफुल बॉन्ड की वजह से इन कंपाउंड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। ये बहुत हार्ड यानी सख्त होते हैं, पर ब्रिटल भी होते हैं यानी आसानी से टूट जाते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ये आमतौर पर पानी में घुल जाते हैं और इनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिश्ता है जो हम अभी देखेंगे। आपने कभी नमक या शुगर के क्रिस्टल्स को ध्यान से देखा है? उनका एक प्रॉपर शेप होता है और उनकी सरफेस शाइनी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक बहुत ही रेगुलर रिपीटिंग 3D पैटर्न में अरेंज होते हैं, बिल्कुल जैसे एक दीवार में ईंटें एक लाइन से लगी होती हैं। जो डिसिप्लिन अंदर होता है वही हमें बाहर उनके शेप में दिखता है। इसे ही कहते हैं क्रिस्टलाइन नेचर। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में जैसे नमक का दाना, उसके सारे आयंस अपनी अपनी जगह पर टाइटली पैक्ड हैं, फिक्स हैं, वो हिल नहीं सकते। और करंट को फ्लो होने के लिए चार्जेस का मूव करना जरूरी है। इसीलिए सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम इसे पिघला देते हैं यानी मोल्टन स्टेट में ले आते हैं या पानी में घोल देते हैं यानी एक्वस स्टेट बना देते हैं, तो ये आयंस आजाद हो जाते हैं। अब वो मूव कर सकते हैं और जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है। इसीलिए मोल्टन या एक्वस स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हमने एक एक एटम और आयन की बात की। अब चलो थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। देखते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल्स रियल वर्ल्ड में, इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं मेटलर्जी की दुनिया में, यानी जमीन से निकले पत्थरों से हमारे काम के मेटल्स को निकालने की साइंस। और याद रखना, जमीन से जो मेटल कंपाउंड्स मिलते हैं वो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो मेटलर्जी क्या है? द डेफिनेशन सेज इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑर्स, देयर प्यूरिफिकेशन एंड देयर प्रिपरेशन फॉर यूज। सिंपल शब्दों में ये वो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को उनके नेचुरल सोर्स यानी ऑर्स से निकालते हैं, फिर उन्हें साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और आखिर में उन्हें यूज करने के लिए तैयार करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है, गाड़ी, मोबाइल फोन, बर्तन, इन सब में जो मेटल है वो इसी प्रोसेस से गुजरा है। अब यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस आपको पता होना ही चाहिए। पहला है मिनरल। मिनरल मतलब नेचर में मिलने वाला कोई भी मेटल का कंपाउंड, इसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं। दूसरा है ओर। ओर वो मिनरल है जिसमें से मेटल को निकालना फायदेमंद हो, यानी इकोनॉमिकली वायबल हो, मतलब उसमें मेटल की क्वांटिटी इतनी हो कि उसको निकालने का खर्चा निकल जाए और कुछ प्रॉफिट भी हो। इसलिए कहते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। और तीसरा है गैंग। गैंग मतलब वो बेकार की चीजें, मिट्टी, रेत, पत्थर जो ओर के साथ मिक्स होती हैं, बेसिकली ये पूरा मेटलॉजिकल प्रोसेस, ये जो सफर है, ये इन 4 मेजर स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 माइनिंग एंड क्रशिंग, यानी जमीन से ओर को निकालना और उसे पीस कर पाउडर जैसा बना देना। स्टेप 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, यानी उस पाउडर में से गैंग को हटाकर उसे साफ करना। स्टेप 3 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब उस साफ ओर से मेटल को अलग करना। और आखिरी स्टेप 4 रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी उस मेटल को बिल्कुल 99.9% तक प्योर बनाना। आज हमारा फोकस रहेगा स्टेप नंबर 2 पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसे हम द ग्रेट क्लीन अप भी कह सकते हैं। इसका सिंपल सा मकसद है गैंग्यू को हटाना और ओर को साफ करना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे चावल बनाने से पहले उसमें से कंकड़ निकालते हैं। हम बेकार की चीज हटा रहे हैं और काम की चीज का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। द डेफिनेशन इज concentration of ore is the process of separating the gangue, that is, impurities, from the ore. The goal is to increase the percentage of the desired metal compound. मतलब हमें ओर में से गैंग्यू यानी मिट्टी, पत्थर को अलग करना है ताकि हमारे काम के मेटल कंपाउंड का हिस्सा उसमें बढ़ जाए। लेकिन ये साफ सफाई करते कैसे हैं? इसके लिए हम साइंस यूज करते हैं। हम ओर और गैंग की अलग अलग फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज का फायदा उठाते हैं। जैसे हो सकता है कि ओर भारी हो और गैंग हल्का, या हो सकता है कि एक मैग्नेटिक हो और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पर हम अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं। पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। ये मेथड डेंसिटी के डिफरेंस पर बेस्ड है, यानी कौन भारी है और कौन हल्का।
इसमें एक वाइब्रेटिंग टेबल होता है जो थोड़ा सा झुका हुआ होता है और उस पर छोटे छोटे ब्लॉक्स लगे होते हैं जिन्हें रिफल्स कहते हैं। जब इस पर पानी के साथ ओर का पाउडर डाला जाता है तो क्या होता है, जो हल्की मिट्टी रेत यानी गैंग है वो पानी के साथ बह जाती है और जो भारी ओर पार्टिकल्स हैं वो इन ब्लॉक्स में अटक जाते हैं और नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। सिंपल। अब सोचिए, अगर आपके ओर और गैंगों में से कोई एक चीज मैग्नेटिक हो यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हो और दूसरी नॉन मैग्नेटिक, तब हम यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें ओर के पाउडर को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। ये बेल्ट 2 रोलर्स पर घूमता है जिसमें से एक रोलर मैग्नेटिक होता है। तो जैसे ही पाउडर उस मैग्नेटिक रोलर के पास आता है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो उस रोलर से चिपक जाते हैं और थोड़ा आगे जाकर गिरते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो सीधे नीचे गिर जाते हैं। इस तरह दोनों अलग अलग ढेर में कलेक्ट हो जाते हैं। हमारे अगले मेथड को समझने के लिए ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग यानी वाटर लविंग। ऐसी चीजें जो पानी से आसानी से गीली हो जाती हैं, जैसे मिट्टी। दूसरा वर्ड है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फियरिंग यानी वाटर फियरिंग। ऐसी चीजें जो पानी से दूर भागती हैं लेकिन तेल ऑयल से अट्रैक्ट होती हैं, जैसे तेल खुद। अब मजेदार बात यह है कि ज्यादातर सल्फाइड ओर्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, जबकि उनके साथ जो गैंग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। और इसी प्रॉपर्टी का फायदा हम उठाते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में। इसमें हम क्या करते हैं, एक बड़े से टैंक में हम ओर, पानी और थोड़ा सा ऑयल जैसे पाइन ऑयल को मिक्स करते हैं। फिर हम उसमें नीचे से तेजी से हवा ब्लो करते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारा झाग यानी फ्रॉथ बनेगा। अब क्योंकि हमारे ओर पार्टिकल्स हाइड्रोफोबिक हैं, वो पानी से दूर भागेंगे और तेल से चिपक जाएंगे और इस झाग के साथ ऊपर आ जाएंगे। और जो गैंगे हैं वो हाइड्रोफिलिक है, तो वो पानी में गीला होकर भारी हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। फिर हम ऊपर से इस झाग को निकालकर कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही क्लेवर मेथड है ना? अगर आपको ये मेथड समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आखिरी मेथड है लीचिंग। ये एक प्योरली केमिकल मेथड है। इसमें हम एक ऐसा स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन यूज करते हैं जो सिर्फ हमारे काम के ओर को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, घोल लेता है, और गैंग्यू उसमें डिसॉल्व नहीं होता, वैसे का वैसा ही रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाय। जब हम चाय बनाते हैं तो गर्म पानी चाय पत्ती का रंग और टेस्ट को डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन पत्ती को नहीं। फिर हम उसे छान लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम ओर को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं। इससे गैंग्यू अलग हो जाता है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ग्रेविटी सेपरेशन यूज होता है डेंसिटी के डिफरेंस के लिए। मैग्नेटिक सेपरेशन यूज होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के लिए। फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज होता है वेटिंग प्रॉपर्टीज यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर के डिफरेंस के लिए, खासकर सल्फाइड ओर्स के लिए। और लीचिंग यूज होता है केमिकल सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस के लिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सभी मेथड्स एक साथ याद रहेंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे हम ओर में से मोटी मोटी इम्प्योरिटीज यानी गैंगवे को निकालते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो आगे है। इसके बाद आती है रिफाइनिंग, जिसमें हम मेटल को 99.9% तक प्योर करते हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है, सोचिए इस बारे में कि आखिरी 0.1% इम्प्योरिटी को निकालने से ऐसा क्या बदल जाता है कि वो मेटल हमारे फ़ोन के प्रोसेसर और एरोप्लेन की बॉडी जैसी हाई-टेक चीज़ों में यूज़ हो पाता है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और सर्वन्य कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।